जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजी स्टडीज़ में। आज हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एचटेट के लिए। जितने भी एचटेट और ये सीटेट होता है, एचटेट सीटेट और डीएसएसबी केवीएस, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास को जो है कंप्लीट देखें। और हमारा जो कंसेप्ट है वो हम अलग अलग स्टोरीज से, मूवीज़ से जोड़ के देखेंगे, तब जो हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन किस किस से हैं? जीन पियाजे से हैं, कोहलबर्ग से हैं और वाइगोत्स्की से हैं। तो तीनों के जो है मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं और तीनों की थ्योरी को हम अलग अलग बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने चरण होते हैं? तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेस दी गई है? उसमें 4 दी गई है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन कौन सी दी हुई है? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है और कॉन्क्रीट है और फॉर्मल है। तो जो सेंसरी मोटर है उसकी एज है 0 से 2 ईयर तक। जो प्री ऑपरेशनल है उसकी है 2 से 7 ईयर तक। कॉन्क्रीट की है 7 से 11 तक और जो फॉर्मल है ये उससे ऊपर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस अवस्था में होती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो होती है जो फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर में ही, जो पहले 0 से 1 ईयर तक होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आती बच्चे में। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है बच्चे में 12 से 18 महीने के बाद। 18 महीने के बाद जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन जो है कौन सा ठीक हो जाएगा? तो सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। क्या होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी? कि अगर कोई चीज़ बच्चे से छुपा दी जाए, यहाँ मम्मी खड़ी है, बच्चा है और मम्मी पर्दे के पीछे कोई चीज़ छुपा दे, उसका खिलौना छुपा दे, या घर से कोई जैसे चाबी वाबी लेता है बच्चा, वो खेलता है उससे, उसको छुपा दे, या रिमोट को छुपा दे। ज़्यादातर बच्चे जो है रिमोट को मुंह में डालते हैं ना, और क्या नाम है, ख़राब कर देते हैं। तो मम्मी क्या करती है, उसको छुपा देती है। तो बच्चे को पता है कि इस पर्दे के पीछे क्या है? रिमोट है। भले ही मेरी आंखों से ओझल हो गया है लेकिन रिमोट यही है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। जीन पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक प्रदर्शित करता है? ईगोसेंट्रिक क्या होता है? कि बच्चा जो है अपने आप को ही अच्छा मानता है। क्या करता है? अपने आप को ही अच्छा मानता है। तो जो 0 से 2 ईयर है उसमें तो बच्चे को पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है यहाँ पर जो है अपने कामों के लिए सब पे जो है डिपेंड होता है ना, घर वालों पे। लेकिन जो उसकी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उसमें जो है बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। कैसे? ये होती है 2 से 5 ईयर तक। बच्चा अपने में मस्त रहता है, खेलता है। आपने देखा होगा ना, जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो कैसे जो है अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने आप ही खेलते हैं, अपने आप जो है वो सारी बातें मनवाते हैं अपनी। ठीक है, तो ये क्या है? ईगोसेंट्रिक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? बच्चा आत्मकेंद्रित होता है और वह केवल अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखता है और दूसरों के नज़रिए को वो समझ नहीं पाता है। अगर बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए होती है उसको, इससे मतलब नहीं है कि चीज़ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। वो अपने आप में मस्त रहता है, उसकी अपनी दुनिया है। नेक्स्ट है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है? हाइपोथेटिकल चीज़ें क्या होती हैं? हाइपोथेटिकल चीज़ें कि बच्चा कुछ अलग ही दुनिया में रहता है, सपनों में रहता है अपने। कहाँ रहता है? सपनों में रहता है। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने सपनों में रहते हैं? जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो भी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। 2 से 5 साल के बच्चों को भी कोई लेना देना नहीं होता। और 5 से जो 7 साल होती है या 9 साल तक जो होते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है कि वो उनकी अपनी ही दुनिया होती है। ठीक है, खेलते हैं कूदते हैं, खाने पीने से मतलब होता है उनको। लेकिन जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है वो होती है 11+ के बच्चे में। चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसको भी वो सोचना शुरू कर देता है। तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अमूर्त जो अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग होती है और हाइपोथेटिकल सोच विकसित करता है। अब्स्ट्रक्ट क्या होती है? जैसे बच्चा जो है
कोई चीज़ उसके सामने है नहीं और फिर भी वो उसके बारे में सोच रहा है। उसको जो है एंगर के बारे में भी पता होता है, उसको लव के बारे में पता होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, भावनाएं उसमें जो है विकसित होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया है। तो संज्ञानात्मक जो उनकी थ्योरी है वो किसके माध्यम से समझाया है, ये है कॉग्निटिव थ्योरी। इसने यहीं पे दे दिया ना, ये संज्ञानात्मक, बस इसी का इंग्लिश वर्जन है ये, कि क्या नाम है इसकी थ्योरी का जो नाम बताना है वो इंग्लिश में कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन किस अवस्था में विकसित होता है। कंजर्वेशन क्या होती है कि जैसे ये एक चॉकलेट है, आपने देखी होगी ना डेयरी मिल्क की चॉकलेट, उसमें जो है अलग अलग बाइट्स होती हैं, उसको ऐसे डिवाइड किया होता है। और अगर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे अलग अलग रख दो, ठीक है, तो क्या होगा कि बच्चा जो है इन ज़्यादा टुकड़ों की तरफ भागेगा, छोटा बच्चा। लेकिन जो बच्चा जब बच्चे के जो है कॉन्क्रीट अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, उसको पता है, कंजर्वेशन उसको पता है कि ये चीज़ और ये सारे टुकड़े या तो इसको लो या फिर इसको लो, ये क्या है, सेम है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर है, वो माप-तोल सीख जाता है। तो इसमें कहा है कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो कंजर्वेशन की अवस्था जो है विकसित कब होती है, कॉन्क्रीट में। आनी कब शुरू हो जाती है, प्री ऑपरेशनल में। जो बच्चा 2 साल से ऊपर का है उसमें जो है कंजर्वेशन मतलब विचार आने शुरू हो जाते हैं। उसको चीज़ों का पता तो नहीं होता कि ये कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, उसको ये वाले ज़्यादा दिखेंगे वो इनकी तरफ भागेगा, प्री ऑपरेशनल वाला। लेकिन जो कॉन्क्रीट वाला जो बच्चा है उसको पता है ये चाहे ये लो चाहे ये लो, इनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार एनिमिज्म किस अवस्था में देखा गया है। एनिमिज्म किस अवस्था में, 0 से 2 साल का बच्चा है उसको तो कुछ पता है ही नहीं। हम अपने आसपास के बच्चों को देखकर भी जो है इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अभी आपको पता होगा जैसे 0 से 2 साल के बच्चे को तो कुछ पता है नहीं, लेकिन जो 2 से 5 साल का बच्चा है, आपने कभी इसको खेलते हुए देखा है। बच्चा जब खेलता है तो उसको खेलते हुए कभी देखा है, क्या करता है वो, जैसे उसका टेडी बियर होता है, उसका कोई खिलौना होता है, क्या करता है वो खिलौने के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता है, मतलब इंसानों जैसा व्यवहार करता है। बच्चे को खाना खिलाना, लड़कियां जैसे गुड़िया खेलती है ना तो उनके कपड़े बनाना, रसोई जो किचन सेट होता है ना उनके साथ खेलती हैं। और लड़के क्या करते हैं, जैसे अगर कुछ है गुड़िया टाइप है या ऐसा कुछ है तो उनको जो है वो एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे डॉग है उसको पानी पिलाएगा बच्चा, लड़का हो या लड़की। डॉग अगर मान लो आपने उसको डॉग दे दिया तो खिलौने वाला, तो उसको पानी पिलाना, तो इस तरह से जो ट्रीट करता है वो क्या होता है, एनिमिज्म। ये किस अवस्था में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म यही है, दे रखा है जब निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है, जैसे कि खिलौना रो रहा है। कई बार मम्मी भी बोलती है ना, देख देख तेरे इसने डॉगी ने, जो खिलौने वाला डॉगी होता है, तेरे इस डॉगी ने दूध पी लिया, ले अब तू भी पी ले। तो इस तरह से जो मम्मी बच्चों को बहकाती है ना, वो वाली चीज़ें। जीन पियाजे के अनुसार डिसेंटरिंग किस अवस्था में होती है। तो डिसेंटरिंग क्या होता है कि कोई एक चीज़ है, मान लीजिए जैसे कि एक पेन है हमारे पास, और उसके बारे में, ये तो मोमबत्ती जैसा बन गया, आप पेन मान लेना इसको। मान लीजिए एक पेन है हमारे पास, तो हम बच्चे से पूछें कि पेन के कोई 5 यूज़ बताओ, पेन के कोई 5 यूज़ बताओ। अब आप बोलोगे भैया पेन तो सिर्फ लिखने के काम आता है। लेकिन लड़कियां क्या करेंगी, जैसे बाल बांधती है ना, मैं ऊपर जूड़ा टाइप बना लेती हैं, बांध लेती हैं, उसमें पेन अटका के उनको जो है वो कर देती हैं, फिक्स सा कर देती हैं। तो ये यूज़ हो गया पेन का। और जैसे इसी तरह से जैसे पेन खेलने के भी काम आता है। तो ये क्या होता है कि किसी एक चीज़ पर जो है अलग अलग तरीके से सोचना, किसी एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग एस्पेक्ट से सोचना, क्या होता है, डिसेंटरिंग होता है। तो ये किस अवस्था में होता है, ये होता है कॉन्क्रीट में, ये शुरू हो जाता है कॉन्क्रीट में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, तो चैनल पे जो है आप प्लेलिस्ट विजिट करना, डिटेल में पड़ी हुई हैं थ्योरीज, बिल्कुल एक एक टर्म भी समझाई हुई है और थ्योरी भी समझाई हुई है। नेक्स्ट है,
जीन पियाजे ने स्कीमा को किस रूप में परिभाषित किया है? स्कीमा क्या होता है? कुछ टर्म्स होती है ना जीन पियाजे की थ्योरी में। एक है स्कीमा, कंजर्वेशन वगैरह होते हैं, ये सारी क्या है? टर्म है थ्योरी की। जीन पियाजे की थ्योरी की जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है उसकी टर्म है। तो स्कीमा एक टर्म है। क्या होता है कि जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी व्यवस्थित और समझता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, अभी उसको हमने बताया ये कुत्ता है, ऐसे ऐसे बिल्ली होती है, कुत्ते और बिल्ली में डिफरेंस करना सिखाते हैं, और क्या नाम है, जब फिर जानवरों में डिफरेंस करना सिखाते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे 5 से 7 साल की एज में होने आता है तो उसका अपना पहले से ही कुछ जो प्री अरेंज होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन का। एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर वे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्कीमा बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। क्या होती है ये? मानसिक संरचना होती है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो हाइपोथेटिक जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये विकसित नहीं, ये आनी शुरू हो जाती है फॉर्मल इसमें। हाँ, विकसित तो फॉर्मल में होगी और आनी शुरू हो जाती है कॉन्क्रीट में। सही है। तो फॉर्मल जो स्टेज है इसमें विकसित हो जाती है, जिसका अर्थ है परिकल्पित आधारित तर्क करने की क्षमता। यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। परिकल्पित आधारित मतलब बच्चा जो है, बच्चों को चीज़ों को क्या करता है? लॉजिकल जो है सोचना शुरू कर देता है लॉजिकल चीज़ों पे, कि ये चीज़ें हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये काम है, ये मान्यता है, तो ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। तो ये क्या होती हैं? हिपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है अब कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट के कितने स्तर होते हैं? तो कोहलबर्ग ने जो है 3 क्या दिए हैं डेवलपमेंट के, जो लेवल दिए हैं, लेवल, और इन लेवल के 3 लेवल है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये 6 स्टेजेस में ये जो है डिवाइडेड है। ठीक है, हर एक स्टेज का के 2 पार्ट हैं, मतलब 2 स्टेज हैं, हर स्टेज की 2 स्टेज हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, इसकी भी 2 स्टेज हैं। फिर है परंपरागत स्टेज, इसकी भी 2 स्टेज हैं। फिर है ये लेवल्स हैं, उत्तर परंपरागत जो स्तर है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसकी भी 2 स्टेज हैं। तो तीनों के 2-2 पार्ट्स हैं, और इसके जो है 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। नेक्स्ट है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस नैतिक स्तर से संबंधित है? तो ये जो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का जो ओरिएंटेशन होता है, ये होता है सेकंड लेवल में शुरू होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से करना, लेवल और स्टेज में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड लेवल होता है हमारा कन्वेंशनल। कौन सा होता है? कन्वेंशनल। देखो, सीखने का एक तरीका क्या है, इसको सीखने का एक तरीका है कि थोड़ा सा ऐसे करके पहले हम करते हैं कन्वेंशनल। कौन सा? कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल है ये होती हैं चीज़ें परंपरागत या रूढ़िगत। इससे पहले की स्टेज को हम क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल। क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल। और इसके बाद की जो स्टेज है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरह से ये जो है याद हो जाएगा। ये मेरे मुंह से जो है स्टेज निकल रहा है बार बार, तो आप ध्यान करना, ये लेवल्स हैं। ठीक है, स्टेज अगर निकलता है तो इस चीज़ को आप आगे भी जो है थोड़ा सा अंडरस्टूड करना खुद से ही। अगर स्टेज मुंह से निकलता है तो ये स्टेजेस नहीं, ये तीनों लेवल्स हैं। इनके जो सब पार्ट हैं वो स्टेजेस में हैं। चलिए, तो क्या पूछा था? गुड बॉय एंड गुड गर्ल का ओरिएंटेशन किस उसमें स्तर में होता है? तो बीच वाला होता है ना, जो कन्वेंशनल लेवल, उसमें होता है। ठीक है, ये दूसरे चरण में बच्चा अच्छे व्यवहार पर अपनाता है ताकि लोग उसको अच्छा समझे, उसमें थोड़ा सा दिखावा होता है। कोहलबर्ग के अनुसार ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन किस स्तर में होता है? किस स्तर में होता है? तो ये होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये फर्स्ट लेवल ही होता है। फर्स्ट लेवल बच्चा जब छोटा होता है, 0 से 4 साल का, मतलब 2 साल से होता है वैसे तो शुरू। ये जो 4 साल तक का बच्चा है
वो किस चीज़ से डरता है, उसमें नैतिकता कैसे आती है, वो डरेगा भाई। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, उसको या तो उसको आज्ञा माननी है, अगर नहीं माननी उसने तो वो क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। तो अभी जब बच्चे को पता है कि घर में मेहमान आए हैं और सबको क्या बोलना है, नमस्ते बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, नमस्ते बोलना है। और अगर उसने नमस्ते नहीं की तो उसको पता है मेहमान जैसे ही जाएंगे मम्मी तुम्हारी कुटाई करेगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो आता है परी कन्वेंशनल लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग की थ्योरी मुख्य रूप से किसके अध्ययन पर आधारित है? तो किसके अध्ययन पर आधारित है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर तो किसकी है, जीन पियाजे की। बच्चों के नैतिक विकास पर किसकी है, कोहलबर्ग की। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो बच्चा 4 साल का है उसमें तो क्या होगा, प्री कन्वेंशनल, ठीक है। जो बच्चा 4 से 9 साल का है वो कैसे कैसे मानेगा, या तो उसमें दिखावा होगा कि कोई मुझे अच्छा बोल दे, और अगर उसमें दिखावा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मानेगा। क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मानेगा। लॉ एंड ऑर्डर में और जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट था उसमें जो है फ़र्क है, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में उसको जो है उस पर प्रेशर होता है, उसको पता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का उसको पता है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, ये सही है, रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए तो लेफ्ट में जाएगा, रोड क्रॉस करते समय जब उसको पता है रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर वाला लेवल। फिर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन। तो इन जो दोनों ये जो लेवल थे इनमें तो कहीं पे भी नहीं होता ना सोशल कॉन्ट्रैक्शन ऐसा। सोशल कॉन्ट्रैक्शन आता है थर्ड लेवल पे, जो थर्ड लेवल है उस पे आता है, और उसका जो फर्स्ट लेवल है मतलब ओवरऑल फिफ्थ जो स्टेज है वो जो इसकी क्या नाम है, पोस्ट कन्वेंशनल की जो फिफ्थ स्टेज में आता है ये। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो सोसाइटी है उसके कॉन्ट्रैक्शन में आता है, और उसको जो है पता चलता है हमारी सोसाइटी में क्या रिचुअल्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या मनाया जाता है। यहाँ बच्चा लॉजिक नहीं सोचता, इसमें बच्चा सिर्फ सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखता है, समझता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अध्ययन के लिए किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया था? तो जो इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अध्ययन के लिए किस प्रकार की समस्या का अध्ययन किया था, इसका नाम था हेन्स डिलीमा, ठीक है, हेन्स डिलीमा। इनके जो थ्योरी है उसके क्या है, 4 वो हैं टर्म है, 4 कौन कौन सी टर्म है। फर्स्ट है मोरल रियलिज्म, क्या है, मोरल रियलिज्म, ठीक है। सेकंड है मोरल कोऑपरेशन, ये मोरल अपने आप से अंडरस्टूड करने हैं, कोऑपरेशन, मोरल कोऑपरेशन। थर्ड है मोरल डिलीमा, 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 मोरल डिलीमा अभी बताते हैं क्या होता है। और फोर्थ है इसमें क्या नाम है, मोरल डिलीमा हो गया, मोरल रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है, मोरल रीजनिंग होता है ये। आई बात समझ। मोरल डिलीमा क्या होता है, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, 3 पत्ती, 3 पत्ती, तो उसमें जो है काजोल को लास्ट में, मैंने ये एग्जाम्पल थ्योरी वाली क्लास में भी दिया हुआ है जब मैंने थ्योरी करवाई थी। तो काजोल को जो है क्या होता है, उसको पता चलता है कि जो कृति सेनन है, दोनों बहनें हैं, उन्होंने धोखे से जो है इसके हस्बैंड को जेल के अंदर करवाया है। भाई डोमेस्टिक वायलेंस तो करता ही था और अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस भी था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्लानिंग कर दी, क्योंकि जो बहन मैरिड थी वो सीधी सादी थी, वो इस लेवल तक नहीं जा सकती थी कि उसको एक्सपोज करें। सेकंड वाली ने उसके साथ खेल खेल दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है अब काजोल को लास्ट में जब इस चीज़ का पता चला कि भाई इन्होंने चालाकी से ऐसे किया है, तो वो उसमें जो है उसको मोरल जो डिलीमा था कि अब इसको ये सज़ा दिलवाए या ना दिलवाए, वो कंफ्यूज हो गई थी। जब आपको कंफ्यूजन हो ना कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं या ना करूं, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये गलत किया, तो वो क्या होता है, मोरल डिलीमा होता है। नेक्स्ट है, इसमें ये दिया भी हुआ है, आप जो है पढ़ लेना कि जो हेन्स नामक व्यक्ति था उसने पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की थी, क्योंकि उसके पास कम पैसे थे और स्टोर वाला उसको दवाई नहीं दे रहा था, तो उसने चोरी की। अब चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है, ठीक है।
ये स्टोरी है थ्योरी में। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अभी हमने डिस्कस किया था ना, लॉ एंड ऑर्डर, जो ऑर्डर ओरिएंटेशन है वो आता है सेकंड लेवल पे और फोर्थ स्टेज पे। किस पे आता है ये? फोर्थ स्टेज पे आता है। सेकंड लेवल है हमारा कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें दिया भी होगा आंसर में, हाँ। चौथे चरण में जो है ये यहाँ पर है कि कन्वेंशनल लेवल के चौथे चरण में आता है ये लॉ एंड ऑर्डर, और इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था के पालन को जो है नैतिक कर्तव्य मानता है कि मुझे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, मुझे रोड के लेफ्ट साइड चलना है। तो जो ऐसी तरह की चीज़ें होती है लॉ एंड ऑर्डर वाली, वो चीज़ें मानता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर क्या है? तो नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है जो हमारा थर्ड लेवल है और उसकी सिक्स्थ स्टेज है जो उसके यूनिवर्सल जो होते हैं ना, क्या नाम है उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल जो मोरालिटी होती है, वहाँ तक जो है बच्चा क्या करता है। जैसे फोर्थ, इसमें थर्ड लेवल का जो फिफ्थ स्टेज है उसमें आता है, तो बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के संपर्क में आता है, सोशल इंटरेक्शन होता है उसका, सोशल इंटरेक्शन, उसको पता चलता है भैया समाज में ये रीति रिवाज हैं, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पता है कि लव मैरिज करना जो है वो क्या है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब बच्चा उस थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो उसको पता है भाई मेरी पसंद है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे पता है क्या करना है, मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे मतलब ये होगा कि भाई कौन मेरे लिए अच्छा है मेरा पार्टनर और कौन मेरे लिए बुरा है। तो जो ये थिंकिंग होती है ये होती है यूनिवर्सल मोरालिटी वाली, तो उसमें जो है यूनिवर्सल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अभी जो बताया था ये सिक्स स्टेज है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन किस स्तर से संबंधित है? तो ये थर्ड वाला है, पोस्ट कन्वेंशनल से। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के किस स्तर पर निजी लाभ सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर निर्णय लेता है? तो वो जो है ये निर्णय लेता है उसका जो फर्स्ट लेवल होता है उसी में, उसकी सेकंड स्टेज में, फर्स्ट लेवल और सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में जो है, फर्स्ट लेवल का नाम क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, तो इसी में जो वो क्या देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल या इंडिविजुअल जो एज होती है, इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों पे क्या करता है कि तू मुझे चॉकलेट दे दे मैं तेरे को टॉफ़ी दूंगा। और बहन भाई भी होते हैं ना कि भैया मैं तुझे जो है ना, भाई बोलता है कि बहन मैं, तू है ना मेरा काम कर दे, मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँगा, चॉकलेट लेके आऊँगा, मैं तेरे को अपनी चॉकलेट दे दूँगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट वाली होती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने निजी लाभ और इनाम के आधार पर काम करता है। कई बार बच्चे जो है मम्मी से भी बोलते हैं ना कि आप मुझे जैसे 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो मैं आपका काम कर दूँगा। नेक्स्ट है, क्या छूट गया क्वेश्चन ऊपर, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, बस ये आप रीड आउट कर लेना। अब है वाइगोत्स्की। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मुख्य आधार क्या है? तो इनकी जो थ्योरी थी वो थी सोशल कल्चरल थ्योरी। क्या थी? सोशल कल्चरल थ्योरी थी इनकी। जीन पियाजे की थी कॉग्निटिव, और जो कोहलबर्ग थे उनकी थी मॉरल डेवलपमेंट, और जो वाइगोत्स्की हैं उनकी है सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो आंसर जो है आप इसके आधार पर लगाएंगे, सोशल इंटरेक्शन वाला आएगा संज्ञानात्मक। इन्होंने थोड़ा सा पजल नहीं होना है क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक चीज़ें भी बताई हैं, तो इसमें पजल नहीं होना। जो संज्ञान या कॉग्निटिव की बातें होती हैं वो सारी जीन पियाजे के अनुसार चलेंगी। इन्होंने थोड़ा सा ही लैंग्वेज वगैरह के कॉन्सेप्ट में जो है, कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या है? जब बच्चे को सहायता मिलती है, वह क्षेत्र जिसमें बच्चा बिना सहायता के कार्य करता नहीं, वह क्षेत्र जिसमें बच्चा सहायता से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कैप फोल्डिंग क्या है? स्कैप फोल्डिंग क्या है? जो उसको मदद मिलती है वो स्कैप फोल्डिंग है। बच्चे को अगर अपने टेस्ट क्लियर करना हो और वो टीचर की मदद ले रहा है, तो टीचर उसको क्या कर रहा है, स्कैप फोल्डिंग दे रहा है। जो उसको टीचर से मदद मिलती है वो क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। तो बच्चे की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना नहीं, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना, बच्चे को सीखने के लिए सहायता प्रदान करना, क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। नेक्स्ट है,
वाइगोत्स्की ने भाषा को किसके रूप में देखा है? तो भाषा को किसके रूप में देखा है? एक सामाजिक उपकरण के रूप में देखा वाइगोत्स्की ने, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा सोशल इंटरेक्शन में आता है, सोसाइटी के संपर्क में जाता है, वो क्या सीखता है? लैंग्वेज को एक्वायर करता है, लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है? तो प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है? आत्मनियंत्रण और समस्या समाधान में सहायता करता है, सामाजिक संपर्क का माध्यम है। प्राइवेट स्पीच नहीं है, सामाजिक संपर्क का माध्यम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्पीच क्या होती है कि बच्चा जो है अपने आप से बात करता है। जैसे एनिमिज्म वाली जो अवस्था होती है ना बच्चे की, 2 से 5 वाली, तो उसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपने आप से बात करता है, कभी टीचर बनता है, कभी स्टूडेंट बनता है। तो ऐसी जो बातें होती है वो क्या होती हैं? प्राइवेट स्पीच के अनुसार होती हैं। इसमें बच्चा जो है समस्या समाधान में और आत्मनियंत्रण में सहायता करता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनर स्पीच ये होती है अपने आप में जो बोलना। अपने इनर क्या हो गया? आंतरिक, जो अपने अंतर्मन में होती है। हम जो चुपचाप होकर बात करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं ना, लड़के सोचते हैं अब की बार फंसने दे, अब की बार बताऊंगा। लड़कियां सोचती हाय, कभी कभी किसी को देख के जैसे उनको होती है ना कि हाय कितना अनहाइजीन है, कितनी सड़ियल सी है। तो ऐसी जो थिंकिंग होती है वह क्या होती है? क्योंकि हम किसी को बोल के तो बताते नहीं हैं ऐसी बातें, तो वो हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी इनर स्पीच। क्या होती है? इनर स्पीच होती है। और इनर स्पीच जो है वो कब शुरू होती है? ये होती है 8 से 10 साल की उम्र में। कब होती है? 8 से 10 साल की उम्र में बच्चा जब चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, जब उसको समझ आती है ना, तभी होती है इनर स्पीच। क्योंकि ज़्यादा छोटा बच्चा तो बक देगा ना, मुंह पे बोल देगा। अगर आप जैसे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे तो बोल देगा हाय आप कैसे दिख रहे हो। ठीक है, तो छोटे बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता। वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को समझाया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया सोशल, जहाँ आ जाएगा, जहाँ सोशल इंस्ट्रूमेंटल होंगे वहीं जो है वाइगोत्स्की ने सीखने के लिए बोला है। तो संज्ञानात्मक नहीं है, नैतिक भी नहीं है, ये है जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये इनकी थ्योरी का ही नाम है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO का क्या अर्थ है? MKO का क्या अर्थ है? अभी भैया अगर आपको CTET या जो भी पेपर है, CTET है या HTET है, अगर आपको कोई पेपर क्लियर करना है तो आप किसी टीचर की मदद ले रहे हैं, कहीं से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप, वो कौन है जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो कौन है? वो आपसे ज़्यादा जानकार है। तो वही कौन है? MKO है। जो आपसे ज़्यादा जानकार है वो क्या है? MKO है, मोर नॉलेजेबल देन अदर। ठीक है, मतलब तुमसे ज़्यादा जो जिसको नॉलेज है वही क्या है? MKO है। जो बच्चा सीख रहा है वो MKO नहीं है। जो बच्चा सीखने में कमज़ोर है नहीं है, जो व्यक्ति सीखने, बच्चे को सिखाने में मदद करता है वो कौन है? MKO है। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम की किस अवधारणा से संबंधित है? कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम वाइगोत्स्की की किस अवधारणा से संबंधित है? तो जो सीखने की अवधारणा है वो है ZPD। इसमें तो तीनों ही हो सकते हैं, स्कैप फोल्डिंग में इनर स्पीच तो होगा नहीं। ठीक है, तो जो सहकारी अधिगम है तो या तो स्कैप फोल्डिंग में जाएगा या फिर ZPD में। ठीक है, तो इसमें ZPD में लिया हुआ है, क्योंकि जब ZPD होती है तो वो सहायता जो है मिल चुकी होती है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किससे जोड़ा है? वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किससे जोड़ा है? तो उन्होंने जो है सारी चीज़ों को किससे जोड़ा है? सोसाइटी से जोड़ा है, जो सोशल से संबंधित है। जैविक से नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक, ये वाला है। बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, तो आप चेकआउट कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।